मध्य प्रदेश में पानी के बरसने से पहले नेता एक दूसरे पर बरसने लगे। बेवजह मानसून से पहले राज्य में चुनावी मौसम आ गया है। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की घेराबंदी शुरू कर दी। अपने लोगों के आरोपों पर ही बीजेपी ने अब दिग्विजय सिंह को चौतरफा घेर लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर डाली। जाहिर है कि इससे दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कमलनाथ की सरकार में तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सिंघार ने उस वक्त कहा था कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह ही सरकार चला रहे हैं, वो ब्लैकमेलर है। इसके साथ ही सिंघार ने कथित रूप से दिग्विजय पर शराब और रेत का धंधा चलाने का आरोप लगाया था। बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों के मामले में हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया था। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हीं आरोपों के आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखी है। रामेश्वर ने चिट्ठी में पूर्व मंत्री के आरोपों का जिक्र किया है। इसके साथ ही कहा है कि इसकी शिकायत पूर्व मंत्री कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पूर्व मंत्री के आरोपों से लगता है कि 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। इस मसले पर सोनिया गांधी की चुप्पी भी लूट में सहभागिता को परिलक्षित करता है। विधायक ने दिग्विजय सिंह पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई या उच्च स्तरीय कमेटी से कराने की मांग की है। दरअसल हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद दिग्विजय सिंह ने एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दिग्विजय ने सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के परिजनों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। उसके बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है। उपचुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। शिवराज सरकार ने पहले ही कमलनाथ को घेरने के लिए छिंदवाड़ा में विकास कार्यों की जांच करवाने की बात कही है। अब दिग्विजय सिंह भी लपेटे में लेने की तैयारी में। जब तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी एक साथ और एकजुट हैं, तब तो उद्धव की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और अलग रास्ता चुनते हैं तो बात बिगड़ सकती है। महाराष्ट्र की सियासत पर अमित शाह की ये टिप्पणी काफी मायने रखती है, क्योंकि हाल ही में तीनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी। महाराष्ट्र में जब से 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार बनी है, पंगा तभी से शुरू है। इसलिए सरकार कोरोना जैसे मामलों में भी बुरी तरह से विफल रही। इन्हीं वजहों से अमित शाह ने कहा कि अगर इन दलों का आपस में भरोसा न रहे तो अलग बात है। हाँ, अगर उनमें से कुछ लोग भरोसा टूटने पर बाहर निकलेंगे तो उस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी भी प्रकार की बैक चैनल बातचीत चल रही है, तो उन्होंने एक बार फिर गठबंधन सरकार की आंतरिक उथल पुथल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे संकट के समय में भला बीजेपी किसी भी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि वो संसद सदस्य थे। ऐसे में वो देश में किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकाम रहने पर उद्धव ठाकरे सरकार से असंतुष्ट है। कई मौके पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां शिवसेना के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य सरकार में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल से खुद को दूर कर लिया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को राज्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत चीन सीमा विवाद में अब अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। चीन ने भारत को ये कहकर धमकाने की कोशिश की थी कि अगर वो चीन और अमेरिका विवाद में अमेरिका का साथ देता है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा होगा। चीन की इस धमकी का जवाब अमेरिका ने दिया और कहा है कि अब उसे दुनिया के अन्य देशों पर धौंस जमाने की अपनी रणनीति को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के एक सीनियर कांग्रेसमैन और विदेशी मामलों के पैनल के हेड इलियट एल एंजल ने कहा है कि अब चीन को पड़ोसी देशों की इज्जत करना सीख लेना चाहिए। इलियट ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी भारत चीन सीमा पर जारी टेंशन को लेकर चिंतित है।
उन्होंने कहा कि चीन का व्यवहार ध्वंस जमाने वाला है और हम इससे अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी इन हरकतों को छोड़कर पड़ोसी देशों के साथ मुद्दे डिप्लोमेसी के जरिए हल करने पर जोर दे। एलियट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत चीन सीमा पर तनाव का माहौल पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सलाह दी कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानूनों का पालन करना चाहिए और अगर कोई समस्या या विवाद भी है तो इन्हीं के तहत उसे सुलझाने की कोशिश भी करनी चाहिए। बता दें कि एलियट अमेरिका के काफी प्रभावशाली डेमोक्रेट वरिष्ठ संसद सदस्यों में से एक है। एलियट ने कश्मीर मुद्दे पर कहा कि अमेरिका की स्थिति एकदम स्पष्ट रही है। ये भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और उन्हें ही इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। अमेरिका की भूमिका इसमें सिर्फ बातचीत के लिए दोस्ताना माहौल तैयार करने की हो सकती है। हालांकि एलियट ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को उसकी धरती पर चल रहे आतंकी कैंप के बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी के बाद कश्मीर पर कोई बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर भी वो लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। चीन भारत सीमा पर और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के आक्रामक रवैये के संबंध में पोम्पियो ने कहा कि चीन की तरफ से पैदा किया जा रहा खतरा वास्तविक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर जमीन पर उनको रणनीतिक स्थिति का फायदा होगा, लेकिन आप किसी भी समस्या को चिन्हित करें तो लंबे समय से उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। पोम्पियो ने कहा कि खतरा देखें तो भारत के साथ लगी सीमा पर जो हो रहा है उसके लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सेना को आगे करने के संबंध में उन्होंने कहा कि खतरा वास्तविक है। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा रक्षा विभाग भी मानता है कि यह खतरा वास्तविक है। पोम्पियो ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हमारा रक्षा विभाग, हमारी सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हमारे प्रतिष्ठान हमें उस स्थिति में बनाए रखेंगे जहां हम अमेरिकी लोगों की रक्षा कर सकते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील और यूरोप समेत दुनिया भर में हमारे सहयोगियों के साथ हमारी अच्छी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि आज की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 10 साल पहले की पार्टी से अलग है। पोम्पियो ने कहा कि सूची बहुत लंबी है। चाहे अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकार को चुराने का मामला हो, अमेरिका में लाखों लोगों की नौकरी बर्बाद करने का मुद्दा हो, दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्ग में खतरा पैदा करने का हो, चीन ऐसे कई कदम उठा रहा है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर सेना की तैनाती का अधिकार नहीं है वहां भी चीन उनकी तैनाती कर रहा है। तो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया और राहुल गांधी की वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी और सिंधिया समेत 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। अगर इन दोनों की नीति सही होती तो ऐसा नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश की घटना कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता की कहानी के अलावा कुछ नहीं है। ये सारे आरोप अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार उस राज को उजागर कर दिया कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए क्यों। अमित शाह ने इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को जिम्मेदार माना और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की गलत नीतियों के चलते ही कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए इसे उनकी विफलता बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में 18 साल की लंबी पारी खेलने के बाद होली के दिन बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस अक्सर इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाती रही है, लेकिन शाह ने इस बयान के जरिए बीजेपी का बचाव करते हुए सीधे सोनिया राहुल पर ही हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक के बारे में शाह ने साफ कहा कि इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने विद्रोह किया क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिला। सिंधिया के साथ भी यही हुआ, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। इसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार था, न कि बीजेपी। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं को सम्मान नहीं मिलता। सिंधिया जैसे नेताओं को भी पार्टी संभाल कर नहीं रख पाई। उन्होंने इसे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विफलता बताया। एमपी में 15 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी थी। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन ये सरकार 15 महीने ही चल पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से इस्तीफे के बाद एमपी में 22 विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और कमलनाथ को पद छोड़ना पड़ा।
इसके बाद बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह अपनों के खेल में ही फंसते दिख रहे हैं। कमलनाथ गुट से जारी पंगेबाजी में उनकी राज्यसभा की सीट फंसती नजर आ रही है। एमपी से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 13 जून को वोटिंग होगी। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। मैदान में कांग्रेस के भी 2 उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह प्राथमिक सीट से हैं, तो उनकी जीत अभी तक पक्की मानी जा रही है, लेकिन बदले सियासी हालात में अब उन्हें लेकर संशय बरकरार है। पार्टी उपचुनाव को देखते हुए एमपी में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर से ही ये आवाज उठ रही है कि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजा जाए। दरअसल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए जब 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था, तब प्रदेश में उसकी सरकार थी। उस वक्त तक ये तय था कि कांग्रेस 2 सीटें निकाल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। अभी के हालात में 2 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 में से 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग में है। कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद चुनाव का समीकरण बदल गया है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही दलित चेहरे को राज्यसभा में भेजने की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही दिग्गी विरोधी खेमा ये मांग करने लगा है कि बरैया को राज्यसभा भेज बीजेपी का समीकरण बिगाड़ा जा सकता है। बरैया के पक्ष में लॉबिंग कर रहे नेताओं का तर्क है कि उन्हें राज्यसभा भेजने में आरक्षित वर्ग के वोटों का लाभ लिया जा सकता है। अगर पार्टी इस पर राजी हो गई तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। ग्वालियर चंबल इलाके में आरक्षित वर्गों का वोट काफी है। बरैया समर्थकों के तर्क पर दिग्गी खेमा ने भी जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह के लोगों का कहना है कि राज्यसभा इन्हें ही भेजा जाए। फूल सिंह बरैया को उपचुनाव में पार्टी किसी सीट से उम्मीदवार बनाए, इसमें भी आरक्षित वर्ग के वोट पार्टी के पक्ष में आएंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वो मुकाबले में है। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। दरअसल एमपी में 23 मार्च तक कांग्रेस की सरकार थी। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार चली गई। बसपा और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 121 थी और बीजेपी के पास 107 विधायक थे। तत्कालीन समीकरण के हिसाब से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटें मिल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा देकर समीकरण बदल दी। ऐसे में अब कांग्रेस एक ही सीट जीत सकती है। बदले हालात में पार्टी को ही तय करना है कि राज्यसभा कौन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा के सियासी फर्जीवाड़े के चक्कर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल में है और उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को इस बात की कोई चिंता नहीं है। चिंता होती तो कांग्रेस के बड़े बड़े वकील उनकी पैरवी कर रहे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लल्लू पर बसों का फर्जी दस्तावेज दाखिल करने का आरोप है। बीते 20 मई को उन्हें इस मामले में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। विशेष जज ने प्रथम दृष्टया उनके इस अपराध को गंभीर करार देते हुए कहा है कि अभी विवेचना प्रचलित है। विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी की ओर से लल्लू की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया गया। उनका कहना था कि लल्लू का इस फर्जीवाड़े से सीधा संबंध है। अब तक की विवेचना में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इन्होंने दबाव बनाने की गरज से स्वयं गृह सचिव को पत्र भेजकर बसों का परमिट जारी करने को कहा था। ये भी तर्क दिया गया कि लल्लू के खिलाफ 18 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इनमें 4 मुकदमे गुंडा एक्ट के हैं। ये मुकदमे पिछली सरकार के दौरान दर्ज हुए थे। बताया गया कि लल्लू द्वारा इस मामले के अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र के तहत बसों की कूटरचित सूची भेजकर लोक सेवक को गलत सूचना दी गई। अभियुक्तों ने कोरोना महामारी जैसी विभीषिका में सरकार की छवि धूमिल करने और इन बसों से श्रमिकों के जीवन को खतरे में डालने के प्रयास का अपराध किया है। 1049 बसों की भेजी गई सूची में 31 ऑटो, 1 एम्बुलेंस, 2 डीसीएम, 1 प्राइवेट कार, 2 टाटा एस वाहन और 59 स्कूली बसें थी। इसके साथ ही 70 ऐसे वाहन थे जिसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं था और 59 वाहनों की फिटनेस वैधता की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इन्होंने अपने इस अपराध से कोरोना महामारी में रात दिन लगे लोक सेवकों के सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। इससे पहले जमानत अर्जी पर बहस करते हुए बचाव पक्ष का कहना था कि लल्लू की इस मामले में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, उन्हें महज राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।
विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद मामले की गंभीरता और अभियुक्त लल्लू के खिलाफ अब तक की विवेचना में एकत्रित सबूतों के मद्देनजर उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। विधायकों के पाला बदलने के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गई थी। फिर लॉकडाउन हो गया, जैसे तैसे विधायक गुजरात लौट पाए। लेकिन राज्यसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद फिर से कांग्रेस के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। उसको अपने विधायकों के टूटने का बड़ा खतरा अब भी महसूस हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए नरहरि अमीन को उतारकर कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि गुजरात में एक बार फिर 2017 में हुए अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव जैसी फाइट होने की संभावना साफ नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए अभय भारद्वाज और रमीबा बेन बारा के साथ तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरि अमीन उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी मैदान में हैं। मतलब कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि गुजरात के जिन 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पुराने राज्यसभा सदस्यों की जगह नए चेहरों को दांव पर लगाया है। मौजूदा विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीटों के मिलने के समीकरण बन रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपना तीसरा कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ने और बीजेपी की घटने से राज्यसभा सीटों के समीकरण भी बदले हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। इस तरह कुल संख्या 180 है। ऐसे में गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट पर जीतने को प्रथम वरीयता के लिए 37 वोट चाहिए। गुजरात में मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 103 विधायक है, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 73 विधायकों और 1 निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी है। कांग्रेस को अपनी 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए भी 74 विधायकों का वोट चाहिए। वहीं बीजेपी को अपनी तीनों राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए 111 विधायकों की दरकार है। ऐसे में बीजेपी को एनसीपी और बीटीपी के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों का वोट हासिल करना है, जिसके चलते कांग्रेस के सामने अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी ने ऐसे ही 2017 में गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 3 कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के अहमद पटेल की चिंता को बढ़ा दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनलॉक फेज 1 के शुरू होते ही गृह मंत्री अमित शाह भी सियासी मोर्चे पर तैनात हो गए। अमित शाह ने क्या सोनिया, क्या राहुल और क्या उद्धव, सबको उनकी बातों का करारा जवाब देना शुरू कर दिया। बारी जब ममता बनर्जी की आई तो उन्होंने साफ कहा कि हम ममता बनर्जी की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। कोरोना काल में ममता बनर्जी ने गुस्से में कहा था कि अगर केंद्र सरकार को उनकी सरकार से इतनी ही समस्या है तो वो ही यहाँ आकर सरकार चलाएं। इस बात का जवाब अब अमित शाह ने ममता बनर्जी को करारे ढंग से दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा परेशान न हो। 2021 में बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से आएगी। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर केंद्र ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय टीम तक भेजी थी। टीम ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में सरकार कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रही है और वहां वायरस बेकाबू होता जा रहा है। इस बीच केंद्र और ममता बनर्जी के बीच कई बार वाक्य युद्ध भी हुआ। तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र को 2 टूक कह दिया था कि अगर इतनी परेशानी है तो अमित शाह ही बंगाल की सरकार चला लें। इसी बात का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी वहां सरकार चलाए तो उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होगी। 2021 में पश्चिम बंगाल में जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।